हेलो एवरीवन, आई एम कोमल तिवारी और आज हम यूपीपीएससी एचईओ का फोर्थ चैप्टर सोशल साइकोलॉजी का फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशल इंटीग्रेशन एंड इंटरपर्सनल अट्रैक्शन, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया और पारस्परिक आकर्षण का सामाजिक मनोविज्ञान। ओके, तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम सभी का मतलब समझ लेते हैं कि सोशल इंटरैक्शन आखिर होता क्या है। इसे समझिए, जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी बातों का, सोच का, फीलिंग या बिहेवियर का एक दूसरे पर जो असर पड़ता है उसे हम कहते हैं सोशल इंटरैक्शन। ओके, उसे हम सोशल इंटरैक्शन कहते हैं। तो सोशल इंटरैक्शन ना एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके, ये क्या है? एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ओके, इसका मतलब है कि समाज में होने वाली हर तरह की अंतःक्रिया। इसलिए सोशल इंटरैक्शन सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही नहीं होता, बल्कि एक व्यक्ति और एक ग्रुप के बीच भी हो सकता है। ओके, या फिर दो ग्रुप्स के बीच भी ये हो सकता है। ओके, तो सोशल इंटरैक्शन पर्सन टू पर्सन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक राहुल है और एक मोहन है, ठीक है, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पर्सन टू पर्सन हो गया। ओके, फिर ये पर्सन टू ग्रुप भी है। ओके, जैसे एक टीचर पूरी क्लास को पढ़ा रहा है या फिर एक लीडर अपनी टीम से बात कर रहा है। ओके, तो ये पर्सन टू ग्रुप भी हो गया। और ये ग्रुप टू ग्रुप भी होता है। ओके, जैसे दो क्रिकेट टीम के बीच में मैच हो रहा है या फिर दो डिपार्टमेंट्स मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ओके, तो ये सोशल इंटरैक्शन सिर्फ पर्सन ही पर्सन नहीं, वो पर्सन टू ग्रुप, ग्रुप टू ग्रुप भी होता है। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड समझते हैं, इंटरपर्सनल। इसे समझते हैं, ठीक है। ये ना दो पार्ट में पहले इसको डिवाइड करते हैं। पहला है इंटर, दूसरा है पर्सनल। ठीक है, तो इंटर का मतलब हुआ बिटवीन, इंटर हुआ बिटवीन, और पर्सनल हुआ पर्सन। ओके, यानी कि कोई व्यक्ति। ओके, यानी इंटरपर्सनल का मतलब हुआ दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच होने वाली बात, रिश्ता या इंटरैक्शन। ओके, और ये जो इंटरपर्सनल है ना, ये पर्सन टू पर्सन ही है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन ही है, ये पर्सन टू ग्रुप या ग्रुप टू ग्रुप नहीं है। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि इंटरपर्सनल इंटरैक्शन सोशल इंटरैक्शन का एक छोटा सा हिस्सा है। ओके, ये सोशल इंटरैक्शन का छोटा सा हिस्सा है। फाइन, लेकिन सोशल इंटरैक्शन का दायरा ज्यादा बड़ा है। ओके, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन है और साथ साथ पर्सन टू ग्रुप भी है और ग्रुप टू ग्रुप इंटरैक्शन भी इसमें शामिल होते हैं। ओके, तो इंटरपर्सनल का मतलब हम समझ गए हैं यहाँ पे। अब समझते हैं अट्रैक्शन, इसे समझते हैं अट्रैक्शन को। ओके, देखिए, हम सब अट्रैक्शन का मतलब समझते हैं। ओके, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि किसी की तरफ खिंचाव होना या पसंद होना। ओके, तो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन का मतलब हुआ दो व्यक्तियों के बीच डेवलप होने वाली आकर्षण या पॉजिटिव फीलिंग। ओके, अब अगर हम इंटरपर्सनल अट्रैक्शन की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ लव या रोमांटिक अट्रैक्शन नहीं होता। इसका मतलब है किसी व्यक्ति के प्रति पसंद, रिस्पेक्ट, दोस्ती या पॉजिटिव फीलिंग डेवलप होना। ओके, तो ये अट्रैक्शन ना दोस्तों के बीच भी हो सकता है, ये ऑफिस के जो कलीग्स हैं उनके बीच भी हो सकता है, फैमिली मेंबर्स के बीच भी हो सकता है और हस्बैंड वाइफ के बीच भी हो सकता है। ओके, तो हम ये चीज समझ लिए। इंटरपर्सनल क्या होता है? जो इंडिविजुअल के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरपर्सनल हुआ। और सोशल इंटरेक्शन क्या हुआ? जो समाज में होने वाले हर प्रकार के जो इंटरेक्शन है वो सब सोशल इंटरेक्शन में आ गया। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई, ये दोनों का मतलब हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लेक्चर में हम सोशल इंटरेक्शन क्या होता है वो समझेंगे अच्छे से, लोग एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं वो समझेंगे, और किन फैक्टर्स की वजह से एक दूसरे से मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होता है। ओके, ये सारी चीजों को हम यहाँ समझेंगे। ओके,
तो चलिए पहले स्लाइड में आते हैं, सोशल इंटरैक्शन पे स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। देखो इसका मतलब तो हमने समझा, ठीक है ना। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे कि मेट्रो में हो या किसी कैफे में हो, किसी के बराबर बैठ गए हो, ठीक है, और आप और आपके बगल में जो बैठा है वो चुपचाप है, एक दूसरे को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट बगल में बैठे हो, लेकिन आप के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो वो सोशल इंटरेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। इंटरेक्शन तब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनके बिहेवियर, थॉट्स या इमोशन में, ठीक है, एक दूसरे की वजह से कोई चेंजेस आता है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, चेंजेस आना, असर पड़ना, तब जाके वो सोशल इंटरेक्शन हुआ, ठीक है। यानी कि इट्स अ मीनिंगफुल मेंटल और प्रैक्टिकल एक्सचेंज। ओके, इट्स अ मीनिंगफुल मेंटल और प्रैक्टिकल एक्सचेंज, इसको समझ लिया हमने यहाँ पे कि सोशल इंटरेक्शन आखिर क्या होता है। ओके, कि उनके बिहेवियर में, थॉट्स में, इमोशन में जो चेंजेस आते हैं। अब समझते हैं कि कुछ सोशियोलॉजिस्ट ने इसे क्या क्या कहा है, ठीक है। पहले हैं हमारे मैकआइवर एंड पेज, ठीक है। इन्होंने कहा था कि सोशल इंटरेक्शन ही हमारे सारे, ओके, हमारे सारे सोशल रिलेशन क्या बेस है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन क्या है, सोशल रिलेशन के बेस है ये। ओके, सामाजिक संबंधों का ये बेस है। जब दो फोर्सेस एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है तो वहां पे इंटरैक्शन होता है, ये मैकआइवर एंड पेज ने कहा। वहीं गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सोशल इंटरैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे के एक्सपीरियंस, थॉट और एटीट्यूड, यानी कि उनके जो अनुभव है, उनके जो विचार है, ओके, उनके जो दृष्टिकोण है, ठीक है, उसको प्रभावित करते हैं। ओके, तो गिलिन एंड गिलिन के अनुसार सोशल इंटरैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आकर एक दूसरे के एक्सपीरियंस, थॉट और एटीट्यूड को चेंज कर प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पे। ओके, ये चीज को हम समझ गए यहाँ पे। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि सोचो आप एकदम लो फील कर रहे हो, ओके, और वहीं आपका दोस्त आया, ओके, वो आपको एक अच्छी सी मूवी सजेस्ट कर रहा है ताकि आपका मूड अच्छा हो, या फिर आपकी तारीफ कर रहा है, या समझ लो कि कोई अच्छा जोक बोल दिया उसने आपको, तो क्या होगा, इंस्टेंट मूड चेंज। बस यही यही है आपका क्या, इंटरेक्शन, यहाँ पे अब आपका इमोशन चेंज हुआ, ठीक है। बस यही तो है एक दूसरे के थॉट्स और इमोशन को बदल देना। ओके, ये चीज को हमने समझ लिया। अब हमें ये समझ आ गया कि सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, लेकिन एक और सवाल आता है कि क्या सिर्फ दो लोगों का मिल जाना ही सोशल इंटरेक्शन के लिए काफी है, या इसके कुछ जरूरी कंडीशंस भी होती हैं। इसे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर दो लोग एक ही रूम में बैठे हैं, लेकिन दोनों अपने अपने मोबाइल में बिजी है, हम्म, और एक दूसरे से वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे, तो ये इंटरेक्शन होगा, नहीं होगा। हमने अभी ऊपर एक एग्जांपल से लिया था, इसको समझा था, तो यहाँ इंटरेक्शन नहीं होगा। तो सिर्फ कांटेक्ट में रहना ये काफी है, नहीं, सिर्फ कांटेक्ट ही काफी नहीं है। सोशल इंटरेक्शन के लिए दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, शर्तें हैं उसकी, सोशल इंटरेक्शन के। ओके, पहला है सोशल कांटेक्ट, ओके, सामाजिक संपर्क, इसे समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले कांटेक्ट होना जरूरी है। अब ये कांटेक्ट कैसा हो सकता है, ये फिजिकल भी हो सकता है, ओके, जैसे कि फेस टू फेस, आमने सामने आप किसी से बात कर रहे हो, या फिर ये सिंबॉलिक भी हो सकता है, जैसे कि आप इंस्टा पे डीएम कर रहे हो, व्हाट्सअप कर रहे हो, फोन, लेटर, इंटरनेट, ये सब चीजें क्या हो गई, ये सिंबॉलिक हो गई, ठीक है। तो ये आप सोशल कांटेक्ट से आपने सोशल इंटरेक्शन किया। दूसरा है इसकी शर्तें, कम्युनिकेशन, यानी कि सिर्फ कांटेक्ट होना ही काफी नहीं है। ओके, अगर आप कहो कि सिर्फ कांटेक्ट हो गया तो इंटरेक्शन हो गया, नहीं, वहां पे कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जरूरी है। ओके, ये याद रखना आप लोग, यहाँ कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। ओके, और सबसे बड़ा कैच पता है क्या है, दोनों पार्टीज को उस बात का एग्जैक्ट सेम मीनिंग समझ आना चाहिए। ओके, दोनों को जो बात हो रही है
वो बात समझ में आनी चाहिए दोनों को ही, ऐसा नहीं कि आपने कुछ कह दिया सामने वाला कोई और मतलब समझ रहा है, तो वहां पे इंटरेक्शन नहीं होगा। ओके, तो दोनों को, दोनों पार्टीज को मतलब समझ में आना चाहिए, उसका सेम मीनिंग दोनों को समझ में आना चाहिए। अगर आपने अपने किसी कलीग्स को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए सपोज कोई इमोजीज भेज दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने उसका गलत मतलब निकाल लिया, तो वहां ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो इंटरेक्शन तभी कंप्लीट होगा जब जो आप कहना चाहते हो वही सामने वाला भी समझ रहा हो, तब जाके इंटरेक्शन होगा, कंप्लीट होगा। ओके, तो इंटरेक्शन के दो शर्तें हैं, कांटेक्ट प्लस कम्युनिकेशन, तब जाके क्या होगा, वो सोशल इंटरैक्शन होगा, तब जाके सोशल इंटरैक्शन वो होगा। ओके, तो ये चीज को आप लोग यहाँ पे समझ लियो कि सोशल इंटरैक्शन में दो सबसे इंपॉर्टेंट है, कांटेक्ट प्लस कम्युनिकेशन, तब जाके सोशल इंटरैक्शन कंप्लीट होगा। फाइन, ये स्लाइड को हमने अच्छे से समझ लिया, ठीक है। संपर्क होना चाहिए, संचार होना चाहिए वहां पे। चलिए अब थोड़ा थ्योरीज समझते हैं। पहले हैं जॉर्ज ह्यूमन्स, ठीक है, इनकी थियोरी समझते हैं पहले हम। इन्होंने दिया है सोशल एक्सचेंज थियोरी। ओके, उन्होंने क्या दिया है, सोशल एक्सचेंज थियोरी, यानी कि सामाजिक विनिमय सिद्धांत। ओके, इसे कहते हैं। उनका मानना था कि हमारी सारी इंटरैक्शन एक तरह का इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। ओके, यानी कि आर्थिक लेन देन है वो, ठीक है। जो हमारे जितनी भी इंटरैक्शन है, ठीक है, वो सोशल ट्रांजैक्शन है, आर्थिक लेन देन। ओके, उन्होंने इससे कंपेयर किया, ठीक है। तो उनका मानना है कि जो हम इंसान है ना, बहुत स्मार्ट है हम। ओके, क्यों स्मार्ट है समझते हैं। हम ना हर इंटरैक्शन से पहले ना एक कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करते हैं, ठीक है। हम लागत लाभ विश्लेषण करते हैं हर इंटरैक्शन के पहले, ठीक है। और इसका एक कोर इक्वेशन है, वो इक्वेशन है आउटकम इक्वल्स टू रिवॉर्ड्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। ये चीज को हम समझते हैं, परिणाम इक्वल्स टू पुरस्कार माइनस लागत। ओके, अब एक एक करके समझते हैं कि रिवॉर्ड्स क्या है, कॉस्ट क्या है, ठीक है। रिवॉर्ड्स आपने समझ लिया, पुरस्कार। ओके, तो ये ना पैसा भी हो सकता है, मतलब मनी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर वो लव, रिस्पेक्ट, हेल्प या एक्सेप्टेंस, ओके, इस वे में होगा, ठीक है। लव, रिस्पेक्ट, मनी, ये सब चीजों में हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको रिवॉर्ड्स बोलेंगे। ओके, रिवॉर्ड्स। और कॉस्ट क्या है, लागत, जो आप ना इन्वेस्ट कर रहे हो किसी पे। ओके, ये इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपना टाइम किसी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप अपना मेंटल स्ट्रेस किसी पे एक्सपेक्ट ये कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स, ये सब किसी पे क्या कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर रिवॉर्ड जो है हमारा, हाँ, ये कॉस्ट से ज्यादा है, ओके, जो हमारा रिवॉर्ड है वो कॉस्ट से ज्यादा है, तो हम उस इंटरेक्शन को या उस दोस्ती को कंटिन्यू रखेंगे। अगर हमारा कॉस्ट 10 है और रिवॉर्ड हमें ज्यादा मिल रहा है, तो हम उसे फायदा मानेंगे, ये हमारा फायदा ही हुआ, ठीक है। तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे, उस दोस्ती को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अगर कॉस्ट ज्यादा हो गई, ठीक है, अगर हमारा कॉस्ट ही ज्यादा हो गया लेकिन रिवॉर्ड्स हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ओके, रिवॉर्ड्स हमें यहाँ पे 10 मिल रहा है और ये मिल रहा है, कॉस्ट हमारा ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम वहीं पे पीछे हट जाएंगे। ओके, जैसे ये मान लीजिए कि एक ऐसा दोस्त जो हमेशा आपसे अपनी असाइनमेंट लिखवाता है या फाइनेंशियली हेल्प मांगता है, ठीक है, और आप ये कर देते हो, आपने हाई कॉस्ट दिया अपना, आपने उसकी असाइनमेंट कंप्लीट कर दी, उसकी हेल्प में फाइनेंशियली हेल्प आपने उसकी कर दी, ठीक है। लेकिन जब आपको जरूरत हुई, ठीक है, आपने उसे फोन किया लेकिन उसने अपना फोन भी नहीं उठाया आपका, तो ये क्या हुआ, ये आपको रिवॉर्ड्स मिला, रिटर्न में नहीं मिला आपको, बिल्कुल भी उसने रिवॉर्ड्स नहीं दिया। तो आप थोड़े ही दिन बाद उससे क्या करोगे, दूरी बना लोगे, राइट। तो यही है हमारा सोशल एक्सचेंज। ओके, जॉर्ज होम्स ने हमें दिया था, ये हमारा सोशल एक्सचेंज है। तो जॉर्ज होम्स के अनुसार हर सोशल इंटरैक्शन रिवॉर्ड्स और कॉस्ट के बैलेंस पर टिकता है। ओके, ऐसे इसको याद कर लेना। एक ट्रिक बताती हूँ, होम्स में ना आप ना ह्यूमन कर लेना, ठीक है, ऐसे इसको याद कर लो। तो हम जो ह्यूमन है
वो हम हमेशा रिवॉर्ड्स एंड कॉस्ट के बेस पे ही काम करते हैं। ओके, हमारा नेचर ही यही है, अगर हमारा फायदा हुआ तभी हम उस चीज को कंटिन्यू करते हैं, फायदा नहीं होता है हम पीछे हट जाते हैं। ठीक है, ये हमारा मोस्टली नेचर होता है ऐसा। तो इसलिए इसको इस तरह से ऐसा ट्रिक बना के आप याद कर लो। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो आप उसे कंटिन्यू करना। अब चलते हैं और दो बड़े थिंकर्स की तरफ। ठीक है, तो पहले हैं अर्विंग गॉफमैन। पहले इनको समझते हैं। इन्होंने क्या दिया है, ड्रामाटोरिकल अप्रोच। ठीक है, ड्रामाटोरिकल अप्रोच दिया है उन्होंने। उन्होंने अपनी बुक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में, ठीक है, कौन सी बुक है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में कहा कि ये पूरी दुनिया ना क्या है, एक थिएटर है। ओके, ये पूरी दुनिया को क्या बोला उन्होंने, थिएटर है, और हम सब क्या है, हम सब एक्टर है। ओके, उन्होंने पूरी दुनिया को रंगमंच बता दिया और हम लोग को अभिनेता बता दिया है ऐसा। ओके, ओके, उनके हिसाब से यही है कि दुनिया क्या हुई, थिएटर हुई, और हम सब क्या हुए, हम सब यहाँ पे एक्टर हुए। ठीक है, तो हम सब हर वक्त ना इम्प्रेशन मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इम्प्रेशन मैनेजमेंट हम सब कर रहे थे, यानी कि हम अपनी एक डिजायर इमेज दूसरों के सामने रखते हैं। हम हर कोई अपना बेस्ट देता है ना किसी के सामने। ओके, तो वही हम हर जगह करते हैं, हम एक्टर है, हर जगह हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसके दो हिस्से बताए। पहला है जब हम एक्टर है तो हमको स्टेज भी मिलेगी, एक है फ्रंट स्टेज, एक है बैक स्टेज। ओके, फ्रंट स्टेज में क्या होता है, जब आप लोगों के सामने होते हो, ऑब्वियसली यहाँ आप सबके सामने रहोगे, सबके सामने परफॉर्म करोगे। ठीक है, जैसे किसी जॉब इंटरव्यू में आप बैठे हो, या फिर घर में आए कोई गेस्ट है तो उनके सामने आप बहुत तमीज से बैठे हो। ठीक है, तो यहाँ ना आप ना मास्क पहनकर अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाते हो, यानी कि आपको कोई चीज नहीं पसंद है तो भी आप उन्हें नहीं कहते हो। ओके, जैसे जॉब इंटरव्यू में भी आप अपना बेस्ट देते हो, आप उसमें बोलते हो हार्ड वर्किंग, हो सकता है रियलिटी ऐसा ना हो कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, या अंडर प्रेशर आप काम कर सकते हो इजिली, हो सकता है हम सब नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं वहां पे। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम अपना मार्क्स पहन के बैठे हैं यहाँ पे फ्रंट स्टेज पे। अब बैक स्टेज, इसको समझते हैं। जब आप अकेले होते हो या अपने एकदम क्लोज लोगों के साथ होते हो, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप क्या करते हो, यहाँ आप चिल करते हो, आप बिना किसी फिल्टर के जो मन में आए वो बोलते हो। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको जज करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यहाँ कोई आपको जज नहीं कर रहा है, यहाँ आपको किसी को इम्प्रेस ही नहीं करना है। ठीक है, आप मतलब अपना बेस्ट यहाँ पे किसी को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जैसे आप हो आप वैसे ही हो, आप यहाँ पे क्या रहते हो, रिलैक्स रहते हो। ओके, आपको मास्क की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे अपना मास्क निकाल दिए हो। ओके, तो इन्होंने क्या कहा कि दुनिया क्या है, सोसाइटी क्या है, थिएटर है। ओके, और हम सब क्या है, हम सब एक्टर है, हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद आते हैं हेरोल्ड गैफिनकल। इनको समझते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने, ये बहुत बड़ा टर्म है, एथनो मेथोडोलॉजी। ओके, उन्होंने अपनी एथनो मेथोडोलॉजी के साथ ये स्टडी की कि उनकी स्टडी में यह है कि जो अनहिडन है, अनस्पोकन रूल है, ठीक है, जैसे कि कॉमन सेंस। ओके, इसके बारे में इन्होंने बात किया है कि सोसाइटी में ना जो कॉमन सेंस है ना, लोग मतलब उसके बारे में, अनस्पोकन जो रूल्स है ना, लोग उससे भी इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए कि आप ना लिफ्ट में हो। ओके, और आप ना दरवाजे की तरफ मुंह करने के बजाय क्या किए हो, आप लोगों की तरफ अपना फेस कर दिए हो। हाँ, ठीक है, और उनके एकदम पास खड़े हो गए हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिचुएशन होगा ना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको किसी ने कहा नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस तरफ खड़ा होना है। ठीक है, लेकिन ये एक ना अनस्पोकन रूल बन गया है। ठीक है, ये एक अनस्पोकन रूल बन जाए कि नहीं, आपको इस तरफ खड़ा होना है। ठीक है, तो जब आप इसे तोड़ते हो तो इंटरैक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, और लोग ना हाईली अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ओके, तो गॉफमैन ने बताया कि हम हर सिचुएशन में अपना रोल प्ले करते हैं, जबकि गैफिनकल ने बताया कि हमारी डेली लाइफ अनकहे सोशल रूल के हिसाब से चलती रहती है, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। कहते हैं ना कि इतना भी कॉमन सेंस नहीं है, तुझे ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो वो भी एक अनस्पोकन रूल्स है जिसकी वजह से ये चलता रहता है, रूल्स के हिसाब से चलती रहती है हमारी सोसाइटी।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है इंटरपर्सनल अट्रैक्शन। ओके, यानी कि पारस्परिक आकर्षण, इसको समझते हैं। सोशल इंटरैक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अब हम दूसरे इस पे आ गए, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पे। ओके, तो इसका मतलब सिर्फ रोमांटिक या फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये वो इनविजिबल साइकोलॉजिकल फोर्स है जो हमें किसी के करीब लाती है, दोस्ती करने या रिस्पेक्ट करने पर मजबूर करती है। ओके, तो इसका सबसे पहला फिजिकल डिटर्मिनेंट है प्रॉक्सिमिटी। ओके, प्रॉक्सिमिटी यानी प्रोपेनग्विटी इफेक्ट, इसको समझते हैं। हम उन लोगों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं जो हमारे जोग्राफिकल, ओके, या फिजिकली हमारे पास रहते हैं या हमारे काम आते हैं। ठीक है, जैसे कि, क्योंकि देखिए इनसे क्या होता है ना, इनसे रोज का मिलना होता है। ठीक है, हम रोज इनसे मिलते रहते हैं, तो जब हम किसी से रोज मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम किसी से थोड़ा सा उस पर्सन से ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। जैसे आप अपने स्कूल जब जाते थे या कॉलेज लाइफ में या कोचिंग में भी, तो जो आपके घर के नजदीक रहता है ना, तो उससे अच्छा सा इंटरेक्शन हो जाता है, आप उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाते हो क्योंकि साथ में रहते हो। फाइन, तो हम उनसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो जोग्राफिकली या फिजिकली हमारे नजदीक रहते हैं। ओके, ये चीज को हमने समझा, प्रॉक्सिमिटी कहते हैं इसे। ओके, अब ये कैसे होता है, यहाँ काम करता है रॉबर्ट जायोक का ये मियर एक्सपोजर इफेक्ट काम आता है यहाँ पे। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब है कि हम किसी चीज या इंसान को जितनी बार देखते हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं वो हमें उतना ही अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, जैसे जैसे कॉलेज का पहला दिन आप किसी को नहीं जानते हो, पर जो आपके बेंच के पास बैठता है या फिर आपके हॉस्टल के सेम फ्लोर पे रहता है, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, वही आपका बेस्ट फ्रेंड बनने लग जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड रिपीटेड एक्सपोजर। ठीक है, जो रॉबर्ट जायोक ने बताया, मियर एक्सपोजर इफेक्ट क्यों होता है, आपके नजदीक है और आप उससे रोज इंटरैक्शन कर रहे हो। ठीक है, ये जोग्राफिकली आपके नजदीक है और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि रोज इंटरैक्शन हो रहा है उस पर्सन से। फाइन, ठीक है, तो जिनसे हम बार बार मिलते हैं उन्हें हम धीरे धीरे पसंद करने लगते हैं। ठीक है, इसी को रॉबर्ट जायोक ने अपने मियर एक्सपोजर इफेक्ट में कहा है। फाइन, अब अट्रैक्शन के कुछ और बड़े फैक्टर्स हैं, उसे समझते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, एक सच बताती हूँ कि किसी भी रिश्ते के स्टार्टिंग फेज में, जब आप किसी को नहीं जानते हो, स्टार्टिंग फेज बता रही हूँ मैं, कि स्टार्टिंग फेज में जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। ओके, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो बहुत ही, यानी कि बाहरी रंग रूप बहुत ही मैटर करता है वो लोगों को। ओके, तो यहाँ क्या काम आता है, वहाँ यहाँ काम आता है हेलो इफेक्ट। ठीक है, ये एक्सटर्नल अपेयरेंस के लिए, जो हमें किसी को देख के तुरंत हमें लगता है ना कि इंसान बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव है, तो वो हेलो इफेक्ट होता है। ओके, इसे समझते हैं हेलो इफेक्ट को। ये एक ना ये कॉग्निटिव बायस है। ठीक है, ये कॉग्निटिव बायस है जिसमें अगर कोई दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो ऑटोमेटिकली एज्यूम कर लेता है कि वो दिल का भी अच्छा होगा या फिर वो बहुत इंटेलिजेंट होगा। ओके, या ऑनेस्ट होगा, ऐसा हमारा माइंड ना मान लेता है। ठीक है, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, किसी के सिर्फ लुक्स देखकर हम उसके अंदर की वैल्यूज या पर्सनालिटी को नहीं जान सकते। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में काम क्या आता है, मैचिंग हाइपोथेसिस। ओके, भले ही हमें सबसे सुंदर पार्टनर चाहिए, पर रियल लाइफ में हम वही पार्टनर चुनते हैं जो हमारे खुद के अट्रैक्टिवनेस लेवल से मैच करता हो, हमारे लेवल से जो मैच करता हो। ठीक है, हम वही चाहेंगे। ओके, उन्हीं को चुनेंगे। ठीक है, तो जो हेलो इफेक्ट है वो हमें क्या बता रहा है कि हाँ, किसी का जो बाहरी अपियरेंस है वो देख के हमारा माइंड ऑटोमेटिकली जज कर लेता है कि हाँ, वो इंसान सिर्फ अट्रैक्टिव ही नहीं है, वो हाईली इंटेलिजेंट भी हो सकता है, काइंड हो सकता है, अच्छा इंसान हो सकता है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं ऐसा।
लेकिन रियल में क्या हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो लेवल है, ठीक है, हम उससे मैच करके किसी से अट्रैक्ट होते हैं। ओके, अब दूसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है सिमिलैरिटी। ओके, सबसे स्ट्रॉन्ग है समानता, इसे स्टार मार्क करते हैं। ठीक है, यानी कि बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। रिसर्च कहती है कि दोस्ती या रिश्ता, ठीक है, रिश्ते का सबसे मजबूत बेस क्या होता है, सिमिलैरिटी होती है, समानता होता है। ठीक है, जब हमारे जो आइडियाज है, वैल्यूज है, लाइफस्टाइल और इंटरेस्ट, ठीक है, मैच करते हैं तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाता है। ठीक है, यही हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन है अट्रैक्शन का। ठीक है, आकर्षण का सबसे मजबूत आधार क्या होता है, समानता होता है, सिमिलैरिटीज होता है, क्योंकि यहाँ हमारे आइडियाज, वैल्यूज सब कुछ मैच कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी से, हमें जो बात करनी है, जो आपके माइंड में है, सामने वाले के माइंड में है, तो हम बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं उनसे। ओके, तो इसे हम कॉग्निटिव वैलिडेशन कहते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव वैलिडेशन कहते हैं, मतलब जब आप मतलब जब सामने वाला हमारे जैसे बात करता है तो हमें लगता है कि वाह, ये तो मेरे जैसा सोच रहा है, तो इससे ना आपका सेल्फ स्टीम भी बढ़ जाता है। ठीक है, और साथ ही कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। और ऑब्वियसली जब कम्युनिकेशन आसान हो गया, जबकि आपका आइडियाज, वैल्यूज मैच कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो झगड़े हैं ना वो भी कम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई क्लैश नहीं है किसी बात का, बहुत रेयर कोई क्लैश होगा, अदरवाइज हर चीज में आप सिमिलर हो। ओके, तो क्या पढ़ा हमने यहाँ कि जो रूप रंग है, ठीक है, जो रूप रंग अट्रैक्शन की शुरुआत कर सकता है, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है सिमिलैरिटी। ओके, सिमिलैरिटी बनाए रखती है। ओके, ये समझ लिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और डिटर्मिनर्स को देखते हैं। ओके, एक कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंटैरिटी, इसे समझते हैं, जिसे लोग कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट। ओके, क्या कहते हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। ये तब होता है जब दो अलग अलग नेचर के लोग साथ आते हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटीज एक दूसरे की जो कमी है ना उसको पूरा करती है। ठीक है, उनकी जो क्वालिटीज है वो पूरा कर रही है, एक दूसरे की जो कमी है वो पूरा कर रही है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो एक दूसरे को। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि एक दोस्त है, वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव है, एक्सट्रोवर्ट है, और दूसरा वही एकदम शांत है। ठीक है, वो अच्छा लिसनर है, तो दोनों की जोड़ी यहाँ पे हम क्या क्या मानेंगे कि ये तो अच्छी जोड़ी है बहुत। ठीक है, लेकिन याद रखना, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में सिमिलैरिटीज ही चलती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या चलेगी, सिमिलैरिटीज ही चलेगी, ये चीज को आप ध्यान रखना। ओके, जब क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे हो सकता है आपसे पूछे कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सिमिलैरिटीज ही अच्छी रहेगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड्स है ना, वो रेस्टोरेंट जा रहे हैं साथ में। ठीक है, तो किसी ने ऑर्डर कर दिया, आपका फ्रेंड ने ऑर्डर कर दिया मटर पनीर, उसको बहुत पसंद है पर आपको नहीं पसंद है, तो आप कितनी बार खाएंगे उस चीज को, एक बार, दो बार, तीन बार। ठीक है, लेकिन फिर एक टाइम आएगा ना कि आप उसके साथ जाना ही बंद कर दोगे, आप किसी और को पसंद किसी और के साथ जाना पसंद करोगे जिससे आपकी पसंद मिलती हो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहिए, हमें सिमिलैरिटीज चाहिए। ओके, अब इसके बाद आता है रेसिप्रोकल लाइकिंग। ठीक है, रेसिप्रोकल लाइकिंग, ये तो ह्यूमन नेचर है। ठीक है, क्या है ये, ह्यूमन नेचर है, जो हमें पसंद करता है हम उसे ऑटोमेटिकली पसंद करने लगते हैं। ओके, जब आपको पता चलता है कि ऑफिस में कोई आपकी काम की बहुत तारीफ कर रहा है या आपकी नेचर की बहुत तारीफ कर रहा है, तो ना आपका ना उसके प्रति जो पर्सपेक्टिव है ना वो इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। भले ही उसमें कुछ फ्लॉज हो या ना ही हो, लेकिन आप क्या हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे, आपके एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा उसके लिए। फाइन, तो ये हमारा ह्यूमन नेचर ही है, मानव स्वभाव है ये, कि जो हमें पसंद करता है हम उसे भी पसंद करने लग जाते हैं। तो हर अट्रैक्शन सिर्फ सिमिलैरिटीज की वजह से नहीं होता, कभी कभी अलग क्वालिटीज भी हमें एक दूसरे के करीब लाती है, और किसी की पसंद हमें भी उसकी तरफ अट्रैक्ट कर देती है। ओके, किसी की पसंद उसकी तरफ हमें अट्रैक्ट कर देती है, जैसे कि रेसिप्रोकल लाइकिंग हमने समझा। अब अट्रैक्शन की दो बड़ी थियोरीज है, इसे देखते हैं। पहला है रीइंफोर्समेंट इफेक्ट मॉडल।
ओके, ये क्या है, ये बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी है। ओके, इस बेस्ड पे है ये कहते हैं कि हम उन लोगों को पसंद करते हैं जिनके साथ हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही प्लेजेंट होता है, यानी कि पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है जिनके साथ, ठीक है। और हम उन्हें नापसंद करते हैं जो हमें स्ट्रेस या फिर तनाव देते हैं, दर्द देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा बिहेवियर है कैसा है कि हम उनके साथ अच्छे से रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, जो हमें प्लेजेंट एक्सपीरियंस देते हैं। फाइन, ये बहुत सिंपल था समझने के लिए। दूसरा है, जैसे कि अगर अगर कोई आपके पूरे दिन के वर्कलोड के बाद सपोज आपको एक अच्छी सी कॉफी पिला दिया किसी ने, या आपको इनकरेज कर रहा है, ठीक है, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये एक रिवॉर्ड जैसा बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप उससे ना अट्रैक्टेड फील करोगे। ओके, दूसरा समझते हैं सोशल इक्वालिटी और जस्टिस थियरी। ओके, सोशल इक्वालिटी और जस्टिस थियरी, इसे समझते हैं। इसे किसने दिया था, इलेन वॉल्स्टर ने दिया था। ओके, इलेन वॉल्स्टर ने इसे दिया था। ये ना जो होमन्स पढ़े थे ना हम लोग, सोशल एक्सचेंज थियरी, उसका ही ना ये एक एडवांस वर्जन है, ठीक है, उन्हीं का ये एक एडवांस वर्जन है। ये कहते हैं कि कोई भी रिश्ता तभी तक अट्रैक्टिव और स्टेबल रहेगा जब तक उसमें इक्वालिटी या फेयरनेस ना हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, डेली लाइफ के लिए भी, ठीक है। जब रिलेशनशिप में समानता होगी ना, तभी वो आगे तक चलता है, ठीक है, वो आगे तक स्टेबल रह पाता है, ठीक है। और अगर ये नहीं है तो वो स्टेबल नहीं रह पाएगी, ठीक है, ये समझ लिया। देखिए ऐसा क्यों होता है, देखो ये समझते हैं, ये वाले से इन्वेस्टमेंट वर्सेस रिवॉर्ड से, ठीक है। दोनों लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही ना रिटर्न या तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो दोनों लोग हैं उनको अपने इन्वेस्टमेंट, जैसा आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से उनको रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। अगर किसी को लगता है कि वो रिश्ते में सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, इमोशंस या मनी ये सब इन्वेस्ट किया, और बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो बेनिफिटेड है नहीं है, तो अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके, जब रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे हमें तो क्या होगा, अट्रैक्शन ना खत्म हो जाता है। ओके, तो इसलिए पुरस्कार जरूरी है, जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें उस हिसाब से रिटर्न भी मिले, ये जरूरी है। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अट्रैक्शन को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और फेयरनेस किसी भी रिलेशनशिप को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो फेयरनेस है वो किसी भी रिलेशनशिप को लंबे समय तक मजबूत बनाए रख सकती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के ट्रायंगुलर थियोरी ऑफ लव को, ट्रायंगुलर थियोरी ऑफ लव। ओके, उनका कहना है कि कंप्लीट लव, ओके, जो कंप्लीट लव है यानी कि कॉन्सुमेट कॉन्सुमेंट लव है, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, कंप्लीट लव के, पहला है इंटीमेसी, ठीक है, इसका मतलब है एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन, ठीक है, या फिर ट्रस्ट और बातें शेयर करना। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ इमोशनल कनेक्शन, ट्रस्ट और बातें शेयर करना, वो इंटीमेसी का मतलब हुआ। दूसरा है पैशन, जुनून। ओके, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या आता है, रोमांस, फिजिकल सेक्सुअल अट्रैक्शन और इंटेंस डिजायर, ये सब पैशन में आता है। ओके, तीसरा है कमिटमेंट, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म में साथ रहने का डिसीजन है और लॉन्ग टर्म में साथ निभाने का संकल्प है। ओके, साथ निभाने का ये संकल्प है लॉन्ग टर्म में। ओके, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के लव बनते हैं। ओके, ये ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव में इसको ऐसे बनाते हैं। पहला है हमारा इंटीमेसी, ओके, दूसरा है हमारा पैशन और फिर कमिटमेंट। ओके, ये तीन कंपोनेंट्स है कि कंप्लीट लव के। अब समझते हैं इनकी कॉम्बिनेशन से क्या क्या मिलता है हमको। ओके,
पहला कॉम्बिनेशन है हमारा रोमांटिक लव, इसमें क्या है, इंटीमेसी प्लस पैशन, ये दोनों, ओके, इंटीमेसी प्लस पैशन आता है, ठीक है। तो ये कौन है, जैसे नए नए, ठीक है, जैसे कि नया नया प्यार, यहाँ पे ना कमिटमेंट है ना, वो उसका ना मतलब पता नहीं चलता, ठीक है, जो नया स्टार्टिंग लव फेज होता है ना, तो उसमें कमिटमेंट की बात नहीं होती, वहाँ इंटीमेसी होती है और पैशन होता है, ओके। तो ये वो यहाँ पे आएंगे जो न्यू लव्स है, ओके। दूसरा है कंपैशनेट लव, इसमें इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट आएगी, इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट यहाँ पे, ये दोनों, ठीक है। इसमें क्या क्या आएंगे, जैसे कि पुराने शादीशुदा वाले जो कपल्स है, ठीक है, जहाँ पे ना पैशन थोड़ा कम हो जाता है टाइम के साथ, पर जो दोस्ती होती है, जो प्रॉमिस होती है ना, वो पक्का रहता है, ओके। तो यहाँ पे जो पुराने कपल्स है, ओल्ड कपल्स है, वो सब यहाँ आएंगे इंटीमेसी प्लस कमिटमेंट में, ठीक है, कंपैशनेट लव में आएंगे वो, ठीक है। फिर आता है फैचुअस लव, यहाँ पे पैशन प्लस कमिटमेंट होता है, पैशन प्लस कमिटमेंट यहाँ होगा फैचुअस लव। जैसे बिना सोचे समझे जल्दी में किसी ने शादी कर ली, ठीक है, तो वहाँ ना, वहाँ कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं रहता, ओके, वहाँ पे इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा, या फिर वहाँ पे इंटीमेसी है ना, वो नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे पैशन और कमिटमेंट होगा, बस यही दो चीज होगी, फाइन। अब आते हैं लास्ट, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, कंजुमेट लव, ये बैलेंस करता है तीनों को, इसमें तीनों होंगे, इंटीमेसी पैशन कमिटमेंट, ये परफेक्ट बैलेंस में होती है, ठीक है। ये सबसे हाईएस्ट और कंप्लीट फॉर्म ऑफ लव होता है, ओके, सबसे हाईएस्ट और कंप्लीट फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो ये याद रखना, कंसुमेट जो लव है, ये बैलेंस करता है पूरे को, ठीक है। तो स्टर्बन के अनुसार लव एक ट्रायंगल की तरह है, ओके, एक ट्रायंगल की तरह है, अगर उसकी तीनों साइड इंटीमेसी पैशन और कमिटमेंट मजबूत हो, तभी रिलेशन सबसे ज्यादा स्टेबल और कंप्लीट मानी जाती है। ये है रॉबर्ट स्टैनबैक का ये कहना, ठीक है, उन्होंने ये ट्रायंगल थियोरी दी है ऑफ लव की, फाइन। तो ये याद रखना, इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट, ओके। और ये तीनों किस में आएगा, कॉन्सूमेट लव में आएगा, ना कि रोमांटिक लव में, ना कि कंपैशनेट लव में, ना तो फैचुअस लव में, ठीक है, कंसूमेट लव में आता है ये। अब आखिरी स्लाइड पर आते हैं, डिसोलेशन ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, यानी रिश्तों का टूटना, डिसोलेशन का मतलब क्या हुआ, रिश्तों का टूटना, ठीक है। यानी अब हम पढ़ रहे हैं कि रिश्ते ना ब्रेक क्यों हो जाते हैं, ये टूटता क्यों है, ठीक है। तो सोशल साइकोलॉजी इनके तीन बड़े रीजंस बताती है, ओके। पहला है कॉग्निटिव डिसोनेंस, इसके बारे में हमने पहले और भी जो चैप्टर्स है उसमें अच्छे से समझा हुआ है, फिर से इसको समझते हैं। जब वक्त के साथ आपके पार्टनर का जो रियल बिहेवियर है वो सामने आता है, ओके, और वो आपके जो कोर वैल्यूज है ना, उसके एकदम ऑपोजिट काम कर रहा है, ओके, तो क्या होगा, यहाँ दिमाग में ना एक टेंशन क्रिएट होती है, ठीक है, याद है हमने बोला था मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होती है, और उसी को हम कहते हैं डिसोनेंस। तो क्या होता है, यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होती है, जो रिश्ता ना तोड़ने पर मजबूर कर देती है लोगों को, ठीक है। तो जो हमारा बिहेवियर, जो हमारा फ्लॉज है, वक्त के साथ वो सामने आता है, और हमारे वैल्यू से वो एकदम ऑपोजिट होता है, एकदम अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग अलग होना पसंद करते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होता है दोनों में, फाइन। दूसरा है कंपैरिजन लेवल फॉर अल्टरनेटिव, इसे समझते हैं। ये फिर से सोशल एक्शन थियोरी से आया है, ठीक है। अगर किसी इंसान को लगता है कि उसकी लाइफ में कोई ऐसा अल्टरनेटिव पार्टनर है, ठीक है, ठीक है, अल्टरनेटिव अवेलेबल है जो करंट पार्टनर से ज़्यादा रिवॉर्ड्स और कम कॉस्ट दे रहा है, तो करंट जो रिलेशनशिप है ना, उससे जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगी, करंट रिलेशनशिप से जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, जब हमें पता चलेगा कि बाहर कोई बेटर पर्सन भी है हमारे लिए, ठीक है,
ठीक है, तुलना से बेटर, जो अभी जिसके साथ आप रिश्ते में हो उससे बेटर कोई है जो आपके इमोशंस को समझ रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप ऑब्वियसली बेटर ऑप्शन चूज करोगे, क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप में वहां पे आपको कोई रिवॉर्ड्स रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप बेटर, जब आपको लगेगा कि बेटर ऑप्शन है तो आप जिसके साथ अभी हो वो रिलेशन आप खत्म कर दोगे, ओके। वहां पे आपका जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा, ओके। थर्ड, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, ओके। जब डेली लाइफ में बातें बंद हो जाए और उसकी जगह ना कोई एक दूसरे को ताना मार रहे हैं, नेगेटिविटी हो रही है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, यानी कि आलोचना हो रहा है, ठीक है, और निग्लेक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्शन का जो धागा है ना वो यहाँ पे टूट जाएगा और रिश्ता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड जो है ना वो एकदम से टूट जाता है, ओके। यानी कि जब आप समझ लो कि बातचीत बंद हो गई है, तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया है, तो अब रिश्ता हो रहा है खत्म, ओके। जब दो लोग एक दूसरे से लड़ना भी बंद कर देते हैं और सपोज वो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को, तो समझ लो कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन हो चुका है, ओके। और रिलेशनशिप डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ गया है, मतलब खत्म होने के यानी कि टूटने की तरफ वो बढ़ चुका है, ओके। तो कोई भी रिलेशनशिप अचानक से नहीं टूटता। जब अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट धीरे धीरे कम होने लगता है, तब रिलेशनशिप भी धीरे धीरे अपनी मजबूती क्या करेगा, खो देगा, ओके। तो रिलेशनशिप डिसोल्यूशन के तीन मुख्य कारण है। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसको हमने समझा, ओके। दूसरा, कंपैरेटिव, यानी कि जब आपको बेटर अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, कंपैरिजन लेवल ऑफ अल्टरनेटिव, आपको अल्टरनेटिव मिल गया बेटर, बेटर अल्टरनेटिव, ओके। और थर्ड है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, यहाँ पे अब कम्युनिकेशन खत्म हो गया है, आप बातचीत अब नहीं हो रही है, ओके। तो दोस्तों, ये था हमारा एक क्विक डीप ड्राइव सोशल इंटरैक्शन और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी बातें, अनस्पोकन जो रूल्स है और रिवॉर्ड कॉस्ट का जो कैलकुलेशन है हमारे हर दिन की जिंदगी को चला रहा है। याद रखिए कि सोशल इंटरैक्शन हमें बताता है कि लोग एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और जो इंटरपर्सनल अट्रैक्शन है वो हमें समझाता है कि हम कुछ लोगों की तरफ ही क्यों अट्रैक्ट होते हैं। बस इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप अब जब आप किसी से मिलेंगे या बात करेंगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो लाइव एक्शन में दिखाई देगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।